हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो CRVIP में लाई हूँ। चैप्टर 14 ये आपको 30 मार्क्स के लिए आता है, पार्ट बी है। तो मैं चाहती हूँ कि चैप्टर 14 और 15 मैं आपके लिए लेके आऊँ। अगर चैप्टर 14 में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करते हो और मुझे बोलते हो कि मैम चैप्टर 15 भी आप लेके आना, तो डेफिनेटली मैं चैप्टर 15 भी आपके लिए लेके आऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ मैं करवा सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। सो आगे की क्लिप आपको चैप्टर 14 के बारे में बताने वाली है, सो देखते रहिए। ओके, थैंक यू। वैल्यूएशन वैल्यूएशन मीन्स व्हाट। आपको यहाँ पे आपके इंटरप्राइज की या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन। कोई भी तरह का जब मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है या फिर डीमर्जर एक्विजिशन होता है, तो वैल्यूएशन निकालना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नीड एंड पर्पस। क्यों ये वैल्यूएशन की ज़रूरत है? तो ये ज़रूरत होती है आपकी इन केस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर हुई होगी तो वैल्यूएशन इज़ एसेंशियल। मर्जर एंड एक्विजिशन जब हुआ होगा तो उस केस में वैल्यूएशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही कोई भी तरह का ईसोप या जॉइंट वेंचर का कुछ होता है तो वैल्यूएशन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, वैल्यूएशन एक कंक्लूड करके देता है कि इस ट्रांजेक्शन की आखिर सही में वैल्यू क्या होने वाली है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी। ये एक आपको कंक्लूड करके देता है, कंक्लूजन बना के देता है कि इसकी वैल्यूएशन ये है। अब समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे का पॉइंट बोला है कि अ पार्टी हु एंटर्स इनटू द ट्रांजेक्शन, मतलब अगर कोई पार्टी आपके ट्रांजेक्शन में एंटर करती है टू एक्वायरिंग द बिजनेस, दूसरे मतलब एक पार्टी है जो आपकी ट्रांजेक्शन में एंटर करती है, क्यों एंटर कर रही है? उसको क्या करना है? बिजनेस अक्वायर करना है। ठीक है, और वो बिजनेस एज गोइंग कंसर्न है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो भी क्या होगी? गोइंग कंसर्न ही होगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन में क्या होगा, फिर ये गोइंग कंसर्न है तो कम ज़्यादा होगी, तो वैसे वैल्यूएशन का भी एक एवरेज ही निकाल के किया जाएगा। और अगर दूसरी कुछ बात है, दूसरी कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, तो फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस वैल्यूएशन से आपकी वैल्यूएशन को निकाला जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, गोइंग कंसर्न होता है तो वैल्यूएशन एज अ गोइंग कंसर्न, प्रॉपर्टी के केस में मार्केट प्राइस वैल्यूएशन। कोशिश करूंगी कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा पाऊँ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हेन द वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, कब हमें वैल्यूएशन ज़रूरत पड़ेगी? तो जब आईपीओ एफपीओ आएगा तो आपको करवाना पड़ेगा। राइट इशू अगर आप ला रहे हो तो आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई प्रमोटर इनवाइट करता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को फर्स्ट इशू के लिए या फिर फर्दर इशू के लिए, इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और राइट इशू, तो ऐसे केस में भी उनको वैल्यूएशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद में जॉइंट वेंचर का मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ, ओपन ऑफर जब होगी तब कराना पड़ेगा, बायबैक जब होता है तब करवाना पड़ेगा, मर्जर डीमर्जर होगा तब आपको करवाना पड़ेगा, या फिर ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर दिया है तो आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस आप 7-8 पॉइंट आप लर्न कर लेना, वही एग्जाम में आप लिख के आना। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ लेना, कन्वर्जन वगैरह हुआ तो, या फिर लोन अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, तो ऐसे केस में भी आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना सारा कुछ आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि वैल्यूएशन और एक्विजिशन मोटिव्स क्या है। तो इसके पीछे सही में मोटिव्स होते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन करवाने के लिए मतलब जो मेथड होती है वैल्यूएशन की, ये डिपेंड करती है कि आपका एक्विजिशन का मोटिव क्या है। आपके मोटिव से ही यहाँ पे वैल्यूएशन की यहाँ वैल्यूएशन निकलेगा। तो ये रीज़न हो सकता है, या तो आप प्योरली फाइनेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हो, या दूसरा आप बिजनेस रिलेटेड के लिए कर रहे हो। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे बिहेवियरल रीज़न की वजह से कर रहे हो। तो 3 रीजन्स आपके हो सकते हैं, क्या क्या? प्योरली फाइनेंशियल, सेकंड इज बिजनेस रिलेटेड, एंड थर्ड इज बिहेवियरल रीजन। ये इसकी वजह से आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया होगा, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इट वुड बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कैश फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे it should be limited on the premium, and acquire would be willing to pay the अमाउंट। ओके, इन अदर हैंड अगर हम बात करें, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंसिडरेशन, देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन वुड बी द लिमिट ऑन द प्रीमियम ओवर एंड अबाउ द प्राइस ऑफ फिजिकल एसेट। अगर वो प्योरली फाइनेंशियल बेसिस पे कर रहा है तो वो चाहेगा कि प्रीमियम से ज़्यादा उसे मिले, उसके फिजिकल एसेट्स के प्राइस उसे मिले। और उसका जो कैश फ्लो जो होगा फ्रॉम द ऑपरेशंस इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा कि उसको प्रीमियम पे प्रीमियम मिले, ओवर प्रीमियम उसको मिले। ठीक है, और इससे उसका क्या हो
जाएगा, फाइनेंशियल गेन होगा। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल गेन उसे करना है, ठीक है। द एक्विजिशन आर नॉट रियली मार्केट ड्राइवन ट्रांजेक्शन और सेट ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन विल ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी कॉम्पिटिटर को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके एक मोटिव होते हैं फॉर द एक्विजिशन। ओके, तो ये ऐसे केस में भी उनका क्या होता है, वैल्यूएशन पे अफेक्ट फिर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूएशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने मॉड्यूल से किया है, तो मैं आप जब भी इसको वीडियो को देखोगे तो प्लीज़ अपनी मॉड्यूल को करना, और मैंने जो यहाँ पे रेड पेन से जो जो अंडरलाइन किए हैं कीवर्ड्स को आप भी वैसे ही करना आपका, ताकि रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बैक टू माय पॉइंट। The key to valuation is finding a common ground between all companies for the purpose of fair evaluation। मैंने आपको पहले ही कहा है कि वैल्यूएशन जो होगा, वैल्यूएशन आपका क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। चाहे कुछ भी आ जाए, आपका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। सभी कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट प्रोसेस, ये आपको एज अ कमेंट भी पूछा है। तो जब जब ये कमेंट आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पूछा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, तो आपको 3 बातें इसमें लिख के आनी है। प्राइस ऑफ शेयर्स विल फ्लक्चुएट, डिटरमाइन द फ्यूचर अर्निंग एंड रिस्क इन अ फ्यूचर अर्निंग। ये 3 बातें आपको लिख के आनी, क्या क्या, प्राइस ऑफ शेयर विल फ्लक्चुएट, डिटरमाइन द फ्यूचर अर्निंग एंड थर्ड इज रिस्क इन फ्यूचर अर्निंग। मतलब यहाँ का जो बिजनेस का जो वैल्यू होगा उसमें आपको फ्यूचर अर्निंग भी देखना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल है उस बिजनेस में, और फ्यूचर में क्या अर्निंग में वो, मतलब फ्यूचर अर्निंग के लिए वो क्या रिस्क उठा सकता है, क्या वो कंपनी कैपेबल है आगे का करने के लिए, उठाने के लिए। अ कंपनी फेयर वैल्यू इज अ प्राइस ऑफ विच बिजनेस वुड चेंज hands between the willing buyer and willing seller when neither are under the compulsion to buy or sell and both party have knowledge of relevant facts। मतलब यहाँ पे कंपनी की फेयर वैल्यू कब होगी कि यहाँ पे ऐसे नहीं है, जो बायर है वो ले उसके हाथ में अगर आ रहा है और उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो ये तीनों बातें उसको देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है उनको लेना है या उसको बेचना है। तो आपको यहाँ पे सारा सब बातें ध्यान में रख के इसकी वैल्यूएशन करनी है आपको, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ डू बायर एंड सेलर अराइव एट दिस। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ पे ये बायर और सेलर जो है यहाँ पे वो अपनी वैल्यू पे कैसे आएंगे। तो यहाँ पे अराइविंग एट द ट्रांजेक्शन प्राइस उनको क्या क्या लगेगा, दे नीड द डिटेल एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स, उनको काफ़ी फैक्टर्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उनको एसेट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है वो उनको देखनी पड़ेगी। तो कुछ और यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे कि कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं फॉर द वैल्यूएशन, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइस होगी, एग्जांपल 2 कंपनीज़ की कोई प्राइस है तो वो फैक्टर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है अपनी शेयर्स पे वो आपको करना पड़ेगा, और उसकी रिलेटिव ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है दोनों कंपनी का वो भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनका जो रिलेटिव गियरिंग ऑफ शेयर्स होता है दोनों कंपनी का वो भी आपको देखना पड़ेगा। गियरिंग मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इशूड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर स्टॉक टू अमाउंट ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इसे बोला जाता है गिवरिंग कैपिटल। मतलब सिंपल सा मैं बोलूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स प्लस आपका डिबेंचर जो होगा is equal to amount to issued ordinary share capital is your gearing ratio। ओके, नेट एसेट्स ऑफ द 2 कंपनीज, इस पे भी आपका यहाँ पे डिपेंड करता है फॉर द मीन्स ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं फॉर द वैल्यूएशन। वोटिंग स्ट्रेंथ इन द मर्ज्ड एंटरप्राइज ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है। तो ये भी आपका एक मैटर करता है। और हिस्ट्री ऑफ द प्राइजेस ऑफ द शेयर्स ऑफ द बोथ कंपनी। तो ये 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे मैंने जो नंबर वाइज डाले हैं, अगर आप उस तरह से याद करते हो, लाइक फर्स्ट नेट एसेट्स ऑफ द 2 कंपनी एंड ऑल, यहाँ पे नंबर्स जो मैंने लिखे उस तरह से अगर आप याद करते हो तो एक आपकी स्टोरी फॉर्म होती है, ठीक है। आपको ईजी लर्न हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ की प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन अ माइंड व्हाइल यू आर डूइंग वैल्यूएशन। क्या है वो, देयर इज़ नो मेथड ऑफ वैल्यूएशन विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी तरह की वैल्यूएशन की मेथड सभी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी
मेथड का कॉम्बिनेशन करके वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल द सेलर शुड इवेल्यूट हिज कंपनी बिफोर कॉन्टैक्टिंग पोटेंशियल बायर। ये तो एकदम आपको बोल सकती हूँ कि ये आपको एज ए नोट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेलर जब भी बायर को मीट करे फॉर द सेलिंग इस कंपनी, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले खुद का वैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। नहीं तो कल ऐसा ना हो कि बायर ने कम इवैल्यूट कराया और कंपनी को क्या हो गया, उसको बेचारे सेलर को लॉस हो गया। तो ये काम आपको क्या करना है, ये काम आपको बेचने की सोच, मतलब आप जैसे सोच रहे हो कि मुझे कंपनी को सेल करना है, तो उसके पहले आप क्या कर लो, उसके पहले आप अपनी कंपनी का इवैल्यूएशन करवा लो, ठीक है। गो फॉर द थर्ड पार्टी वैल्यूएशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक से करा देना, ये सबसे, जैसे हम डॉक्टर के लिए हम लोग 2-3 डॉक्टर्स को रेफ़र करते हैं ना कि इसके पास भी जाना, आप एडवाइस लेने में क्या नुकसान है, तो वैसे ही वैल्यूएशन की भी आपको एडवाइस लेने में कोई नुकसान नहीं है, तो आपको थर्ड पार्टी वैल्यूएशन भी लेना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करती हूँ मर्जर एंड अमलगमेशन। डील्स कैन टेक अ नंबर ऑफ मंथ्स टू कंप्लीट ड्यूरिंग विच द वैल्यूएशन कैन फ्लक्चुएट सब्सटेंशियली। इसका मतलब क्या, मर्जर और अमलगमेशन कोई एक ऐसा तो नहीं है ना आज हमने किया और कल हो गया, इसके लिए टाइम लगता है। तो इसके लिए एक प्रोविज़न बनानी पड़ेगी ताकि जो प्रोटेक्शन होने वाला हो, मतलब ताकि उनको जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होगा उसको प्रोटेक्शन मिले, और वो ड्यू डेट्स के पहले मतलब जो ड्यू डेट आप रख लो, इस पीरियड में आप क्या करो, वैल्यूएशन कंप्लीट कर लो। तो ये जो स्विंग्स आते हैं, कभी मार्केट अप चला गया, कभी डाउन चला गया, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे नहीं आएगी। तो जब भी वैल्यूएशन करोगे तो आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, मतलब अलग अलग मेथड आप यूज़ करो, एक मेथड पे डिपेंड मत रहो। दूसरा, इवैल्यूएशन सेलर इवैल्यूट पहले ही करवा ले बेचने के पहले, ओके। थर्ड, आपको थर्ड पार्टी से मदद लेनी है, तो थर्ड एक पॉइंट हो गया आपका। एंड लास्ट, आपको प्रोटेक्शन रखना है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये काम आपको चारों बातें दिमाग में रखनी वैल्यूएशन करोगे तब। अभी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे में आपको कहता है कि कौन से ऐसे जनरल प्रिंसिपल है जो बिजनेस वैल्यूएशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो टाइम फैक्टर यहाँ पे मेन है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी बिजनेस का होता है टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू इज़ प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अभी इसको अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत सिंपल है, जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे साइड में लिखे उतना आप लर्न रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। मार्केट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इट डिटरमाइंस योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओके। तो इस वजह से मार्केट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड फोर्थ है लिक्विडिटी, क्योंकि वैल्यू से क्या होता है, वैल्यू से इन्फ्लुएंस्ड होती है लिक्विडिटी, मतलब वैल्यू जो होती है वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, लिक्विडिटी से होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो NAV मेथड होती है, जो NAV मेथड होगी, मतलब हायर NAV हायर बिजनेस वैल्यू, हायर NAV हायर बिजनेस वैल्यू, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ स्टेप्स है वैल्यूएशन में, क्या स्टेप्स है, पहले आप एनालाइज करो बिजनेस हिस्ट्री आपकी कैसी है, उसके बाद आपके प्रॉफिट ट्रेंड्स की क्या है, फिर आपकी गुडविल कैसी है, मार्केट में कैसी है, उसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में स्टडी ऑफ एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, फिर एक्सचेंज रिस्क में कितनी इन्वॉल्व है, फिर आपका एम्प्लॉय का मोरल आप स्टडी करो कि वो उनका क्या मोरल है। उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपेक्ट्स क्या है, और आपकी जो हिडन लायबिलिटीज़ है वो आप ध्यान रखो। DD में आपने पढ़ा होगा कि हिडन लायबिलिटीज़ यहाँ पे होती है, एंड विच इज़ थ्रू द एनालाइज ऑफ द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एंड सम आर द स्ट्रेटेजीज रिक्वायरिंग फॉर द वैल्यूएशन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यू हैव टू डिटरमाइन द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन, डिटरमाइन द स्वैप रेशियो फॉर द मर्जर एंड डी मर्जर, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, तो ये भी अच्छे से करके जाना है। सेल परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट्स, determining the fair value of shares for issuing ISO, disinvestment of PSU stocks by the government, liquidation, insolvency of the company। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो एक तरह की स्ट्रेटजी होती है फॉर रिक्वायरिंग द वैल्यूएशन, ओके। 3 तरह की यहाँ पे मेथड होती है वैल्यूएशन की। तो जैसे कि फर्स्ट है एसेट बेस्ड मेथड, मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में इसको पढ़ाने वाली हूँ, वर्ड टू वर्ड मैं नहीं बोलूँगी। एसेट मेथड जो होती है इसमें होता है कि यू हैव टू ऐड ऑल द एसेट्स एंड माइनस ऑल द लायबिलिटी, तो आपका निकलेगा NAV, एंड NAV इज द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। NAV इज नथिंग बट अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये होती है आपकी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एसेट्स।
अब मैं बात करती हूँ, और ये आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी एसेट्स होते हैं कंपनी के, इनकी जो हायर फेयर कमर्शियल रिटर्न होगा अपॉन द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इससे क्या निकलेगा, हमारा गुडविल निकलेगा। देन दिस इज द गुडविल, एंड यहाँ पे ये एसेट में जो दूसरे एसेट्स होंगे उसमें ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एसेट वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के भी 4 अप्रोचेज है। पहली है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या होता है, हिस्टोरिकल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। यहाँ पे गुडविल या फिर इंटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है फ्रॉम द लायबिलिटीज़। ओके, उनको यहाँ पे नहीं सॉरी, उनको इस कैलकुलेशन से ही अलग रखा जाता है, इसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारी गुडविल होती है वो बाद में निकलती है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में क्या होता है, गुडविल हमारी बाद में निकलती है। इस रीज़न की वजह से इस रीज़न की वजह से इसको इससे बाहर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बुक वैल्यू हो गया। सेकंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या कहता है, इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, एंड एस्टिमेटिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एसेंशियली अ मेक ऑफ बाय डिसीजन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपने अगर आप FTFA में आपने पढ़ा होगा कि आपको सम आता है रिप्लेसमेंट का, उसमें क्या होता है, X मशीन थी Y मशीन के साथ रिप्लेस हो रही है, तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग डिसीजन ले पाते हो कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टू रेप्लिकेट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये एक है अप्रेज वैल्यू। इसमें क्या होता है, जस्ट आपको एक अप्रेज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अप्रेज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इन दोनों को माइनस होगा और इससे आपका निकलेगा नेट एसेट नेट अप्रेज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये जो यूज़ होती है, ये जो मेथड यूज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के वक्त की जाती है, क्योंकि ये आपका डिसवेंचर ऑफ द एसेट्स, मतलब आपके जो एसेट्स है, अंडरलाइंग एसेट्स है, उसको क्या करती है, डिसवेंचर करती है, निकालती है, रेदर देन ऑनगोइंग में मतलब ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस में ये काम नहीं करता है। ये जब आपकी कंपनी बंद होने वाली होती है तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अप्रेस्ड का हमेशा लिक्विडेशन में यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट ये मेरा बोलना है। एक्सेस अर्निंग, जब भी एक्सेस अर्निंग का क्या होता है यहाँ पे, मतलब प्रीमियम इज एडेड टू योर अप्रेस्ड वैल्यू ऑफ द नेट एसेट। मतलब यहाँ पे ये मेथड जो होती है, इस मेथड को कैलकुलेशन किया जाता है। दिस प्रीमियम इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस बिफोर द सेल एंड आफ्टर द सेल। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस अर्निंग। पहले की सेल और बेचने के बाद की सेल का जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे एक्सेस अर्निंग। इस अप्रोच में ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस इज रन मोर इफेक्टिवली आफ्टर द सेल। मतलब सेल करने के बाद का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, इसके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ये उसका ये एक रहेगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अर्निंग ये क्या होता है, ये यहाँ पे सिंपल सी आपको एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, पी रेशो। तो पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पी मीन्स प्राइस डिवाइड बाय EPS। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसकी अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे मैंने आपको अर्निंग का बोला था, तो यहाँ अर्निंग में क्या होता है कि ये प्रोवाइड कर it provides for the buyer the annuity of the outlay. He will expect yearly income return, great or small, stable or fluctuate, but nevertheless some return which is commensurate with the price paid thereof. मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि this method is based on the rate of capital employed, which is more modern method, and your last earning is declared by the company, such as by the like tax, your preference dividend, they are deducted and the net earning are taken. सारा कुछ आपने अर्न किया, लेकिन उसमें से मैंने टैक्स भी माइनस कर लिया, डिविडेंड भी माइनस कर लिया, और बाद में जो आपके हाथ में EPS बचा, मतलब सॉरी नेट अर्निंग जो आपकी बची, उस नेट अर्निंग का यूज़ करके इसको निकाला जाता है। एक इसकी अल्टरनेटिव मेथड है पी रेशो। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न को नहीं लेते हुए कंपनी का पी रेशो निकाला जाता है, एंड योर करंट प्राइस इज डिवाइडेड बाय द EPS। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला था, वो आप देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे मार्केट बेस्ड अप्रोच की। जब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है,
हमारे जो स्ट्रेटेजिक बायर होते हैं, उनको ये मेथड हेल्प करती है, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बिज़नेस वैल्यू है, हम अगर दूसरे सिमिलर बिजनेस से वैल्यू करेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो वेयर द कंपनी इज लिस्टेड मार्केट मेथड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इजीली हम उसकी प्राइस को निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि टाटा के शेयर्स क्या रेट क्या चल रहा है, रिलायंस के शेयर्स का रेट क्या चल रहा है, और भी आपकी दूसरी कंपनीज़ है इन्फोसिस वगैरह, उनका क्या चल रहा है, तो ये काफ़ी इजी होता है। लेकिन यही अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू का जब भी ये लोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट वैल्यू को यूज़ करते हैं जो कंपनी लिस्टेड है, ताकि इनसे हमें पता चल जाए कि मार्केट की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद में ओके, अब बात करते हैं मार्केट प्राइस मेथड इज नॉट रिलेवेंट फॉर। अरे आप सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अब कभी कभी मतलब कमेंट में ऐसे पूछा जाता है कि कब कब मार्केट प्राइस रिलेवेंट नहीं होती है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी आपका ऐसा कुछ डिवीजन वैल्यूएशन ऑफ डिवीजन ऑफ कंपनी, वही कंपनी का डिवीजन करना होगा, तो द मार्केट वैल्यू इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, या फिर वेदर शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, ऑफकोर्स दे आर, इफ दे आर नॉट लिस्टेड तो आपको पता कैसे चलेगा कंपनी की वैल्यू क्या है, फिर तो आपको वैल्यूएशन की दूसरी मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, या इन द केस ऑफ मर्जर वेयर द शेयर्स ऑफ द वन कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे केस में भी मार्केट प्राइस निकालना इज वेरी टफ। और या फिर इन द केस वेयर द इंटेंशन टू लिक्विडेट, जो मैंने आपको लिक्विडेशन के लिए बोला था, वो आपको मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि मार्केट प्राइस वाली मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हमने अच्छे से इसमें से देख ही लिया है। ओके, अब मैं बात करती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट regulatory bodies have often considered market value as a one of the important basis for the preferential allotment, buyback, open offer, price calculation under the takeover code। हाँ, ये तो मैंने आपको बोला ही, मतलब ये आपको शायद मैंने नहीं बताया कि टेक ओवर कोड में ये सारी जो चीज़ें दी है उनके हिसाब से ये सब काम होगा। ओके, तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे द मेथड्स आर यूज फॉर द वैल्यूएशन अंडर दिस अप्रोच। इसमें देखो मार्केट में कौन कौन सी ज़्यादा मेथड्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो कंपेरेबल कंपनीज, मल्टीपल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि टू अराइव द मल्टीपल बेस वैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे ये मल्टीपल वैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है मेथड को, ताकि हमारे को मल्टीपल वैल्यूएशंस मिले। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन्स मल्टीपल मेथड, इसमें क्या होता है, ये जो मर्जर अमलगमेशन होता है इसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है। मार्केट वैल्यू अप्रोच, यहाँ पे जो ट्रेड्स, जो शेयर्स यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हैं एंड विच इज़ लिस्टेड वन, तो ऐसों का यहाँ पे मार्केट वैल्यू अप्रोच यूज़ किया जाता है फॉर द वैल्यूएशन। ठीक है, मार्केट कंपेरेबल्स क्या होता है, ये जो अनलिस्टेड एंटिटीज़ होती है, अनलिस्टेड कंपनीज होती है, उनका यहाँ पे उनके लिए ये मार्केट कंपेरेबल को यूज़ किया जाता है, और इनका जो इसका जो एस्टिमेशन होता है लास्ट फ्यू इयर्स का, उसका लेके ये लोग क्या करते हैं, उसको अपनी प्राइस बनाते हैं और उसके हिसाब से फिर वो वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर there is a comparable asset in the there is a comparable asset in the market which is already valued, which can form a basis of valuation। जो ऐसी कोई एसेट है जो ऑलरेडी वैल्यू की मार्केट में की जा चुकी है, तो उनका वो बेस लेते हैं, और इस बेस का इस मेथड को बोला जाता है रिलेटिव वैल्यूएशन, क्योंकि आप किसी का देख के ऐसा कर रहे हो। अगर सेम ट्रांजेक्शन इस कंपनी का हुआ होगा, मतलब सेम ट्रांजेक्शन किसी और कंपनी का हुआ होगा, तो वैसा वैसा ही हमारा ट्रांजेक्शन अगर हो रहा होगा तो हम उनका कॉपी कर लेंगे। इसके लिए इसको बोला जाता है रिलेटिव वैल्यूएशन। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूड इन दिस मेथड। क्या क्या यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स इंक्लूड की गई है, तो पहले आप देख लो कंपेरेबल एसेट्स कौन कौन से हैं और उनकी मार्केट क्या वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मार्केट वैल्यू उसको स्टैंडर्डाइज वैल्यूज में कन्वर्ट करो, ताकि आपको एब्सोल्यूट प्राइस कैन नॉट, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई एब्सोल्यूट प्राइस तो है नहीं, तो उससे आप कंपेयर कैसे करोगे। इसके लिए आप क्या करो, स्टैंडर्डाइज वैल्यू आप निकाल लो। जैसे ही आपकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू निकलती है, या फिर मल्टीपल फॉर द एसेट्स आपकी वैल्यू निकलती है, उनको फिर कंपेयर करो कंपेरेबल एसेट्स के साथ, कि भाई मेरा जैसे एग्जांपल फ्रीज है, तो फ्रीज एलजी का फ्रीज, सैमसंग का फ्रीज, सब फीचर्स सेम है, तो कैसे कैसे मैं उसकी प्राइस डिसाइड करूँ, एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो उस तरीके से आप अपने एसेट्स की भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, और फिर आप जज कर सकते हो कि भाई आपका जो एसेट है वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। तो इस तरह से आपको निकालनी है।
विच मल्टीपल शुड वन यूज़, तो ये रिटेलिंग में क्या होता है, रिटेलिंग में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका किया जाता है, एंड उसके बाद में यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी इसका किया जाता है। तो ये सब आप पढ़ लेना, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए फिर मैं नहीं ले रही हूँ। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से कैसे, बहुत हम लोग स्कूल टाइम में बोलूँ या फिर कॉलेज लाइफ में बोलूँ, हमने बहुत सारे सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुपर प्रॉफिट होता है ये आपको जब गोइंग कंसर्न आपकी कंपनी होगी तो ये आप निकाल सकते हो, और इसके जो नेट टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज़ अज्यूम दैट द इट इज़ बिजनेस, इफ सोल्ड देन इट विल बी एड टू योर नेट एसेट वैल्यू एंड इट फेंच योर प्रीमियम। तो यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेट करते हो सुपर प्रॉफिट को, तो आपको मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑफ नेट एसेट्स का आपका डिफरेंस जो होगा वो आपका सुपर प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसमें क्या होता है कि आपके जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं और जो आपका डिस्काउंट रेट होता है उससे आपका क्या निकलता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलता है। जैसे आप अगर आपने कैपिटल बजटिंग किया होगा तो उसमें साफ साफ आपको एक कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो के लिखने पड़ते हैं, फिर डिस्काउंटेड फैक्टर आपको दिया होता है, वो आपका वैसे कैलकुलेशन करके आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही होगा, और जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि वो यहाँ पे आपके लिए सही होता है, फिर मीन्स इट इज़ ईजिएस्ट यूज फॉर द एसेट्स एंड फर्म हुज कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड इन कैन बी एस्टिमेटेड विद सम रिलायबिलिटी फॉर द फ्यूचर पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोलते हैं ना पॉजिटिव एनएवी निकलना चाहिए लाइक दैट, तो इस तरह से यहाँ पे एनपीवी सॉरी। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो वैल्यूएशन होता है ये क्या कहता है, इट रिलेट्स टू द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो ऑन दैट एसेट। अगर आपको ये अगर आपने एफटीएफ में ये कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ईजी है। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब इसको इसमें नहीं जाती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इसके पॉइंट्स बताती हूँ। पहला यहाँ पे जब भी आपको डीसीएफ मॉडल अप्लाई करना हो तो कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि यू हैव टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो based on the assumptions for its post acquisition by the bidder. Then you have to estimate the terminal value of the target, मतलब यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हम स्क्रैप वैल्यू या फिर वर्किंग कैपिटल ऐड करके हम लोग जो निकालते हैं वो। फिर उसके बाद में यू हैव टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इससे ही हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकलता है। फिर द डिस्काउंट द एस्टिमेटेड कैश फ्लो to give the value of the target, and then add the cash inflows from the sources such as asset disposal or a business disinvestment, and then subtract the debts and other expenses such as tax on gain from the proposal and like that. Then you have to compare the estimated value equity value for the target with the pre-acquisition standalone value and determine the add value from the acquisition. And lastly, you have to decide how much of this value added is being given to the target shareholders as a control premium. तो इस तरह से इसका DCF का यहाँ पे वैल्यूएशन होता है, ठीक है। अब वैल्यूएशन बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका सिंपल सा है कि ये वैल्यूएशन किया जाता है बाय द एक्सपर्ट टीम। यहाँ पे एक्सपर्ट टीम में आएगा आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे आपके लॉयर्स, यहाँ पे आपके इंजीनियर्स, या फिर और भी जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड में हमें लगते हैं वो सारे एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे और वो अपने अपने हिसाब से वैल्यूएशन निकालेंगे, ठीक है। अब एक्सपर्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेशो, तो उनको क्या क्या बातें देखनी है, तो उनको मार्केट प्राइस देखनी है दोनों ही कंपनीज़ की, देखना है कि दोनों लिस्टेड है नहीं है वगैरह वगैरह। डिविडेंड पे आउट रेशो उन्हें देखना है, प्राइस अर्निंग रेशो उन्हें देखना है कि कितना है, हाई है, लो है, क्या है, ओके। डेब्ट इक्विटी रेशो उन्हें देखना है, ठीक है, कि 2:1 है नहीं है वगैरह वगैरह। एनएवी उनका देखना है, अगर एनएवी लोअर होगा तो आपकी जो कंपनी है वो कहाँ चली जाएगी, लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो ये बातें भी आपको देखनी ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ये सब देखा, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। कुछ इसके केस लॉज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसका एक केस लॉ है जिसमें साफ साफ बोला है कि फेयर एक्सचेंज रेशियो होना बहुत ज़रूरी है फॉर द वैल्यूएशन। मीर एच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा आता है कि ट्रांसफरी कंपनी to be allotted to the shareholders of the transfer company as worked out by the recognized firm of chartered accountant who are expert in the field of valuation, and if no mistake is pointed out in the said valuation, then court has no right
टू पॉइंट आउट द सेम। अगर मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया है, दोनों कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, तो फिर कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इस केस लॉ में ये दिया गया है, ठीक है। वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इसका एक पूरा सेक्शन अलग से आपको ये पढ़ना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, आपको ये मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने लिख के दिए हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा बने। तो ये आप लोग देख लेना। ये आपको मैं करवा लेती हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक अटेम्प्ट में इसको पूछा गया है। तो वैल्यूएशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑल्सो। रिसोर्ट टू वैल्यूएशन बाय फेयर वैल्यू इज अप्रोप्रिएट व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बोला फेयर मतलब क्या, कि आप ना भेदभाव करके आप बायस नहीं बन रहे हो, जो है वो आप एकदम खुला बोल रहे हो, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब आप अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन कर लो, यहाँ पे भी हाथ मार लिया, यहाँ पे भी मार लिया, और लास्ट में आपने कंक्लूड किया कि नहीं इसकी फेयर वैल्यू यही होगी अब। तो इसमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपका यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होता है, मतलब एक एलिमेंट ऑफ गैस वर्क और आर्बिट्रस, मतलब कोई भी तरह का यहाँ पे झोल झपाल नहीं होना चाहिए, आपको एकदम फेयरली डील करना है। और 4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मतलब 4 ऐसे फैक्टर्स है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कैपिटल कवर, सेकेंड इज यील्ड, एंड थर्ड इज अर्निंग कैपेसिटी, एंड लास्ट इज मार्केटेबिलिटी। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कैपिटल कवर, यील्ड, अर्निंग कैपेसिटी एंड मार्केटेबिलिटी। और जब भी आपको जब भी आपको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लाना है, तो 3 वेल नोन मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट है ईपीएस मेथड, सेकंड है नेटवर्थ मेथड एंड थर्ड इज मार्केट वैल्यू मेथड। तो ये तीनों का अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू आपको अगर मैं बोलूँ तो फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू ऑफ यील्ड मेथड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये एवरेज मेथड होती है और इसे ड्यूल मेथड भी बोला जाता है। ये एक तरह की एवरेज मेथड है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स को निकालना है, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। उसके बाद में रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफिलिटी होने की वजह से भी यहाँ पे आपका एक फैक्टर आपको नोट करना पड़ेगा फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी। उसके बाद में डिविडेंड एंड वैल्यूएशन किस तरह से है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बोनस एंड राइट इशू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अप जा रहा है या किस तरह से ये हो रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन किस तरह से, वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एफसीएफ पे, मतलब फ्री कैश फ्लोज जो होते हैं, ये नॉर्मली यूज़ की जाती है बिजनेस वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका इट विल बी वेरी क्लोज टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विदाउट टेकिंग इनटू डेप्रिसिएशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और डेप्रिसिएशन तो जैसे आपको मैंने बोला है कि ये इसका तो कोई हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक टैक्स को कम करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एफसीएफ जो होता है ये कब डिटरमाइन किया जाता है, आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट होता है उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। तो हमको माइनस करना पड़ता है, और बाद में जो बैलेंस जो आएगा वो फिर हमारी फिक्स कमिटमेंट के लिए, जैसे होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड के लिए, या फिर कोई प्लांट मशीनरी में हमको इन्वेस्ट करना है, तो ये सब के लिए हम उस प्रॉफिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड क्या होता है, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कोई भी तरह का अगर आप स्टैंडर्ड बनाते हो, जैसे हमने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ताकि हमारे वो SS1 SS2 ये सब अच्छे से हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि हमको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़े और वो सब जगह यूनिफॉर्म हो। इसके लिए इंटरनेशनल वैल्यूएशन बनाई गई है, ताकि आप कहीं भी चले जाओ तो आपको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये इन्होंने 1985 में बनाया था, और ये इसकी जो मेंबरशिप होती है वो यूज़र, प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेटर, रेगुलेटर्स, ये सारे इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। तो इन कंक्लूजन में अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ओनरशिप इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, इसके लिए इसको बनाया गया है।
वैल्यूएशन फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैल्यूएशन फॉर द कंप्लायंस ओरिएंटेटेड एंगेजमेंट, इसकी वजह से भी यहाँ पे ये बनाया गया है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं चैप्टर 15 लेके आऊँगी। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो फिर मैं चैप्टर 15 नहीं लेके आऊँगी। तो सो प्लीज़ आप ये वीडियो अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी नोन जो CS कर रहे हैं उनके साथ ही शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि चैप्टर 15 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो good luck to you all for the exams. Good day. Bye bye.